हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआत कर रहे हैं और आज का आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आज के क्लास से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी बच्चा लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मद्रास में कौन सी जगह पे रहती थी। पहला है फोर्ट विलियम, दूसरा है फोर्ट सेंट जॉर्ज, तीसरा है एल्फिंस्टन सर्किल और चौथा है मार्बल पैलेस। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि मद्रास का है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थान बनाया है, रहता था वो। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, फोर्ट विलियम। चूंकि फोर्ट विलियम तो कलकत्ता का है, फोर्ट सेंट जॉर्ज ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है बच्चा लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था। वेरी इजी, आज का सबसे आसान प्रश्न, फटाफट उत्तर देंगे। और सभी को ये पता है कि फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना है वो सूरत में लगाया है। और जब इन्होंने जो है फ्रांस में कंपनी का गठन किया, फ्रांसीसी कंपनी का, तो वहाँ के राजा कौन थे बच्चा लोग, ये क्वेश्चन भी आया है। लुई 14वें थे उस समय वहाँ के शासक, और उनके मंत्री जिनका नाम था कोलबर्ट ने ही इस कंपनी की स्थापना किया था। कब किया था? 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। शासक हैं लुई 14वें और मंत्री हैं कोलबर्ट, और इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई है सूरत में। ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल भारत में पुर्तगाली द्वारा लाई गई थी। इसमें से कौन सी एक फसल है जो पुर्तगाली भारत में लेके आए। पहला है अफीम, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है पान और चौथा है मिर्च। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। ये क्वेश्चंस आपके आयोग के पूछे हुए हैं, निश्चित तौर पे बार बार पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्जाम में आता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मिर्च जो है ये पुर्तगाली लेकर के आए हैं, लाल मिर्च जो है वो पुर्तगाली लेकर के आए हैं, याद रखिएगा। कॉफ़ी, अफीम, पान ये उनका लाया हुआ नहीं है, ये भारत में और जगहों से आया है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के बंगाल में बैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यानी कि उनका जो बंगाल में पैठ था, पैठ यानी कि घुसपैठ, उसके बारे में क्या बात सही है। पहला, जब चारनाक अगस्त 1690 में सूता नाती में आया तथा उसने कोलकाता की स्थापना की तो बाद में ब्रिटिश भारतीय राज्य का केंद्र बन गया। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता को फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सही है। और तीसरा है कि दोनों, केवल पहला सही है, और चौथा है कि दोनों सही हैं। फटाफट बताएंगे कि इसमें से कौन सा बात है जो कि सही है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन ये पॉइंट्स हैं और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता हो कि पहला आपका बिल्कुल सही है कि जब चारनाक ने 1690 में सूतानाती और उसके आसपास के क्षेत्र को मिला करके कोलकाता नगर बसाया था। 3 गांव को इन्होंने मिलाया था, सूतानाती आपको याद होगा। इसके अलावा और क्या क्या था, गोविंदपुर था और कोलिकाता को मिला के इन्होंने बनाया था। आपका दूसरा सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है जो फोर्ट विलियम के पास बना रहा है, बल्कि ये अंग्रेज होंगे, फ्रांसीसी नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे अंग्रेज होंगे। फोर्ट विलियम का निर्माण और आसपास के क्षेत्र उन्हीं के अंडर में था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश जो है पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह पे नहीं लाए हैं। यानी कि ब्रिटिशों से पहले कौन है जो भारत के सूरत बंदरगाह पे अपना पोत लेकर नहीं दिखाई दिए कभी। पहला है पुर्तगाली और अंग्रेज, दूसरा है रूसी और जर्मन, तीसरा है अंग्रेज और अरब, और चौथा है फ्रांसीसी और अरब। निश्चित तौर पर बच्चा लोग आपको पता होगा कि कौन है जो नहीं आए हैं सूरत बंदरगाह पे। और आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है, रूसी और जर्मन नहीं आए हैं, बाकी जो लोग हैं वो आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी के आरंभ काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए। कौन सी बात ऐसी है जो प्रेरित कर रही है मुगलों से बात करने के लिए। पहला है 1612 में स्वाली में पुर्तगाली जहाज बेड़े पर अंग्रेजों की विजय। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार। तीसरा है विलियम हॉकिंस की राजनीतिक निपुणता, और चौथा है सर टॉमस रो का कौशल। बताएंगे 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुगलों को प्रेरित कर रही है
अंग्रेज़ों के साथ रिश्ता बनाने के लिए। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा कि पुर्तगाली पहले से आए थे और उनका वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि वो मुगलों को समझते नहीं थे। निश्चित ही जब कोई पुर्तगालियों का प्रतिद्वंदी आएगा और उनके ऊपर भारी पड़ेगा, तभी जा कर के मुगल उनके साथ व्यवहार बनाना पसंद करेंगे। तो आप सभी को पता है 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली का युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हराया। और किस जहाजी बेड़े ने हराया था अंग्रेज का जहाजी बेड़ा क्या था बच्चा लोग? ये क्वेश्चन भी आया है। ड्रैगन जहाजी बेड़े से इन्होंने हराया। और किस गवर्नर ने हराया था? तो याद रखिएगा, कर्नल बेस्ट ने, यानी कि बेस्ट नाम ही है, बेस्ट ने ही सबसे पहले स्वाली के युद्ध में ड्रैगन अपने जहाजी बेड़े की सहायता से पुर्तगालियों को हराया। और फिर विश्वास हो गया मुगल शासकों को कि ये क्या है, पावरफुल हैं और इनका सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि जहांगीर का जो बेड़ा था वो इतना मजबूत नहीं था कि वो पानी में पुर्तगालियों को टक्कर दे सके। और ऐसे में जब उन्हें एक और जो है ऑप्शन मिल गया तो उन्होंने क्या किया, मदद किया या उनको भी इजाज़त दे दी यहाँ पे व्यापार करने का। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन नहीं है? अच्छा, देन है। कौन सा है जो अंग्रेजों ने भारत को दिया है? क्या चीज़ है जो अंग्रेजों ने दिया है? पहला है मृदा के स्वास्थ्य और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। और पांचवा है कि कोई बात सही नहीं है। अब बताएंगे कि अंग्रेजों ने भारत को क्या ये सारी चीज़ें दी हैं? क्या ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये अंग्रेजों की देन है? तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपको पता है कि कोई बात सही नहीं है, क्योंकि भूमि के स्वास्थ्य और उपज के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे उपज का निर्धारण ये पहले से हो रहा। अलाउद्दीन खिलजी भी कर रहे हैं, अकबर भी कर रहे हैं, शेरशाह सूरी भी कर रहे हैं। और चलती फुर्ती जो तोपें हैं ये तो बाबर भी लेकर के आ रहे हैं और भारत में उपयोग हो रहा है। तंबाकू, लाल मिर्च जो है इनके पहले पुर्तगाली लेके आ चुके हैं, यानी कि अंग्रेजों का ये इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी देन हो। नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्वासित या निर्यात प्रमुख पदार्थ क्या है? यहाँ पे होगा बच्चा लोग निर्यातित होगा, निर्यातित जो है प्रमुख पदार्थ क्या है आपको ये बताना है। पहले में है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। दूसरे में है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। तीसरे में तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और चौथे में कपास, रेशम, सोरा और अफीम। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और याद रखेंगे, हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका कपास है, कपास, रेशम, सोरा, अफीम, इन्हीं की निर्यात ये लोग शुरुआती दौर में कर रहे हैं। इसके अलावा नील की निर्यात भी करते थे। बाद में तो नील का बहुत ही ज़्यादा व्यापार होने लगा। तिनकठिया पद्धति का बवाल वहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, किस गुजराती पायलट ने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? ये तो आप लोगों को मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। निश्चित तौर पे सभी को याद होगा कि कौन है जो कि मार्गदर्शन कर रहे हैं पुर्तगालियों का, और वो गुजराती व्यापारी हैं। पहला है अब्दुल मजीद, दूसरा है इलियास खान, और आपका तीसरा है अलाउद्दीन हुसैन, और चौथा है गयासुद्दीन आजम। तो सभी को पता है बच्चा लोग, ये अब्दुल मजीद कहें या अब्दुल मनीद कहें, दोनों एक ही बातें हैं। इन्होंने ही वास्को डिगामा का मार्गदर्शन किया और इन्हीं की मदद से वो आए थे कालीकट। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, आपका 1115 ईस्वी की 11वीं और 15वीं, अच्छा क्वेश्चन है, 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसके क्या कारण है? कौन सा रीजन था जो यूरोपीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? पहला है यूरोप में कृषि विकास का विस्तार। दूसरा है आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश। तीसरा है रेशम, मसालों और औषधि की मांग। और चौथा है कि सभी। और पांचवा है कि कोई नहीं। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस का है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी किया है तो आपको पता होगा। हालांकि मैंने 1-2 दिन जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पढ़ाई थी उसमें इन चीज़ों का आपके सामने मैंने बातें किया था। यहाँ पे सारी बातें सही हैं। यूरोप में कृषि का विकास हो रहा था। कृषि का विकास होने से चारागाहों की कमी हो रही थी। लोग बड़े पैमाने पे पशुओं की हत्याएं कर रहे थे, पशुओं को मार रहे थे। और अगर पशुओं को मारेंगे तो उनकी मांस सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मसालों की ज़रूरत थी, और इसलिए ये मसाला भी चाहते थे, क्योंकि इन्हें पशुओं के मांस को सुरक्षित रखना है। दूसरा है इनका जो आंतरिक विदेशी व्यापार है, ये चाहते हैं कि उसके लिए नया मार्केट मिले, नई जगह मिले जहाँ वो बेच के मुनाफा कमा सके। और तीसरा, रेशम, मसाले और औषधि की डिमांड बढ़ रही थी यूरोपीय कंट्रीज़ में, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये आए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही है? पहला है अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी, और खूब यहाँ पे डंडा राजौड़ी है, उसको इन्होंने क्या किया है, खूब लूटा है।
क्या ये बात सही है? दूसरा है, उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सकोत्रा द्वीप में भी अपना एक जो है अड्डा बनाया था। अब आपको बताना है कि क्या सही है, दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है, और फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये दोनों बातें बिल्कुल ही सही है कि जो सकोत्रा द्वीप है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना एक क्या किया, अड्डा बनाया है जो लाल सागर के मुहाने पर है, और गोवा को इन्होंने छीन लिया था। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला, फ्रांसीसी व्यापारी केंद्र हारमूज था। दूसरा, डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तीसरा, बारूद का स्रोत साल्ट पीटर था। और चौथा है कि सभी। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो सही है। और निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न हो सकता है, हालांकि कुछ भी दम नहीं है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, क्योंकि आप सभी को पता है कि हारमूज पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों का अधिकार था, बाद में इसको किसने छीन लिया? अंग्रेजों ने छीन लिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अंग्रेज होने चाहिए, यहाँ पे अंग्रेज होना चाहिए। डच व्यापारियों का नहीं, बल्कि ये क्या है, ये आपका जॉर्ज फ्रांस में मद्रास में है, और मद्रास में भी कौन है? अंग्रेज ही तो हैं, अंग्रेज हैं। शुरुआती दौर में फ्रांसीसी थे और बाद में अंग्रेज हो गए थे। और बारूद का स्रोत जो है ये साल्ट पीटर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। साल्ट पीटर एक बहुत भारी पदार्थ है और ये क्या है? बारूद का सोर्स है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे होगा डचों। डचों बताना है आपको। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो कि सही नहीं है? डचों के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है? पहला है, इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई। दूसरा, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों की द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया। तीसरा, इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया। और चौथा, इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि डचों के बारे में कौन सी बात है जो कि सही नहीं है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सारे स्टेटमेंट आपको पता ही हैं। और आप सभी को पता है कि सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री नहीं लगाई, बल्कि कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम में। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपका ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 17वीं सदी के मध्य 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ों पर ढोना भी शुरू कर दिया। तीसरा, आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और निश्चित तौर पे ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये सारे बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? सही कथन बताना है बच्चा लोग। पहला है, जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया या पुख्ता किया। दूसरा, फारसी फौज की सहायता से हारमूज पर कब्जा कर लिया। तीसरा, दोनों सही हैं। और चौथा, कोई सही नहीं है। अंग्रेजों के बारे में कौन सी बात है जो सही है, आपको ये बताना है। और निश्चित तौर पे बचा लोगे, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद कर लेना है। दोनों बातें सही हैं। जहांगीर ने ही तो फरमान दिया था अंग्रेजों को, और इन्होंने क्या किया था? अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, इसलिए पहला बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा भी सही है, फारसी दिया है, फ्रांसीसी नहीं है, ये फारस यानी कि फारस के आसपास का जो इलाका उसको कहा जाता है। वहाँ की सेना की मदद से हारमूज पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, वो सब अंग्रेजों के अधीन आ गया था। निम्नलिखित जो आपके दिए हुए हैं यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में क्या है जो सुमेलित नहीं है? पहला है, नील गुजरात। क्या नील गुजरात से निर्यात होता था? दूसरा, क्या कपड़ा मालाबार के तट से ले जाते थे? तीसरा, क्या कच्चा रेशम बालासोर से प्राप्त होता था? और चौथा है, साल्ट पीटर, क्या ये बिहार से इनको मिलता था? आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आज के बाद से ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी, इनको बार बार रिविजन करके लर्न कर लीजिएगा। आपका जो दूसरा है ना बच्चा लोग, ये सही नहीं, क्योंकि कपड़ा जो है मालाबार नहीं है, बल्कि कोरोमंडल होगा। कोरोमंडल तट से ये लोग कपड़े का निर्यात करते हैं, इसलिए आपका ये गलत हो गया, यानी कि ये नहीं सही है। बाकी नील गुजरात है, कच्चा रेशम बालासोर उड़ीसा, साल्ट पीटर बिहार, ये सब बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा ना सोरा, ये सोरे का ही तो एक प्रकार है साल्ट पीटर।
18वीं सदी के भारतीय विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है, ये आपको बताना है। 18वीं सदी में भारत से जो विदेशी व्यापार हो रहा था उस समय की स्थिति के बारे में क्या बात सही है। पहला है भारत के यूरोप के साथ व्यापारीय संबंध स्थापित हुए। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। तीसरा, इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। और चौथा है कि दोनों बातें मतलब ऊपर सभी बात सही हैं। और पांचवा है कि कोई सही नहीं है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य है। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। भारत यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए 18वीं सदी में, बिल्कुल निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं। 1700 समथिंग की बात कर रहा है तो निश्चित ही व्यापार बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे यूरोपीय विदेशी जो हैं वो आ रहे हैं, सामान खरीद के ले जा रहे हैं, हमें मुनाफा हो रहा है। तो ये आपका दूसरा भी सही है। और तीसरा भी सही है कि इस समय बहुत तेजी से सोना चांदी का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। क्योंकि हमारी वस्तुएं जब विदेशों में बिकेंगी तो बदले में हमें सोना चांदी प्राप्त होगा, या हम विदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे तो सोना चांदी उनको देंगे। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है औरंगजेब के मृत्यु के बाद का, और इस समय अभी शुरुआत में स्थिति अच्छी है, धीरे धीरे स्थिति खराब होगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में कौन सा बात है जो कि सही है। अंग्रेजों के बारे में क्या सही है। पहला, इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। दूसरा है, उन्होंने गुजरात से होकर गुजरात से लेकर हुगली तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखा। तीसरा है, दोनों सही है। और चौथा है, कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। मछलीपट्टनम के बाद इन्होंने सेंट फोर्ट जॉर्ज को अपना निवास स्थान बनाया या केंद्र बनाया, और हुगली से लेके मछलीपट्टनम और सिंधु नदी तक इन्होंने अपना व्यापारिक वर्चस्व धीरे धीरे करके स्थापित कर लिया था। निश्चित ही पूरे भारत पे इनका अधिकार हो गया था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में कौन सा बात है जो कि सही है। सोसाइटी ऑफ जीसस, पहला है, मुगल दरबार में यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। दूसरा, पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। तीसरा, दोनों बातें सही हैं। और चौथा, कोई सही नहीं है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या सही है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, याद रखिएगा। आप सभी को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज के बाद से चीज़ें याद हो जाएं आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका पहला बिल्कुल सही है। मुगल दरबार में जो यूरोपीय विवरण है उससे भी ज़्यादा पुराना है जेस्यूटों का वृत्तांत। यानी कि जो जेस्यूट हैं ये जब व्यापार नहीं भारत से शुरू हुआ था तब भी ये धर्म प्रचार के लिए आया करते थे। साथ ही व्यापारी और जो दूसरे घूमने टहलने वाले लोग होते हैं वो सारे लोग आते थे, और वो जब वापस जा कर के उन बातों को लिखते थे तो उसी से विदेशी जो व्यापारी हैं वो प्रेरित हुए और यहाँ से व्यापार करना शुरू किए, यहाँ के लिए नए नए रास्ते ढूंढे। तो इनका वृत्तांत पुराना है, बिल्कुल सही है। और पुर्तगाली राजा ने जेसुइटों को प्रोत्साहित किया, मदद किया कि वो जाएं और ईसाई धर्म का प्रचार करें। निश्चित तौर पे इन लोगों को मदद कर रहे हैं और ये लोग प्रचार करने आ रहे हैं और यहाँ की चीज़ों का जा करके वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और फिर वो सबको पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा, मुगल दरबार और सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला है, सर्वप्रथम औरंगजेब ने पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। दूसरा है, पहला जेसुइस्ट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था। तीसरा है, पहले जेसुइस्ट शिष्टमंडल का नेता रोडोल्फ एक्वाबीबा था। चौथा है, जेसुइस्ट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी जो है विचारकों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। आपको बताने कौन सा है जो कि सही नहीं है इस जेसुइस्ट मिशनरी या शिष्टमंडल के बारे में। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये सारे पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि क्या है जो सही नहीं है। आपको पता है औरंगजेब इतने कट्टर इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, ये बुलाएंगे इनको कभी आमंत्रित नहीं करेंगे। इतनी महान सोच किसकी हो सकती है जो दूसरे धर्म के लोगों को इनवाइट करें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को जाने। आप सभी को पता है कि वो एकमात्र कौन हो सकते हैं, अकबर हो सकते हैं। अकबर ने इनको इनवाइट किया कि आप आइए और ईसाई धर्म के बारे में जो गूढ़ बातें वो हमें बताइए। इन्होंने इनवाइट किया है, औरंगजेब ने इनवाइट नहीं किया। और इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में काफ़ी कुछ इनसे जो है सीखा भी था। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बार बार इसको देख लीजिएगा।
कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है पणजी, क्या यहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था? दूसरा है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, क्या यहाँ पे अरबों का अधिकार था? तीसरा है मद्रास, क्या इस पे अंग्रेजों का अधिकार था? और चौथा है पौंडीचेरी, क्या इस पे फ्रांसीसियों का अधिकार था? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। निश्चित तौर पर आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, आसान है ये। मछलीपट्टनम में अरब नहीं है बल्कि कौन है? डच हैं। पुर्तगाली पणजी यानी कि गोवा में है ही। मद्रास पे पहले फ्रांसीसी थे लेकिन अंग्रेज हो गए, और पौंडीचेरी पे भी फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। तो इस तरह से आपका दूसरा सही नहीं, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या ये कोलकाता में था? फोर्ट विलियम, क्या ये मुंबई में था? क्या दोनों बातें सही हैं? क्या कोई सही नहीं है? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बेहद आसान, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें अभी कर चुके हैं आज की क्लास में ही, कि आपका जो है कोई सुमेलित नहीं है। यानी कि सेंट जॉर्ज जो है ये कहाँ है? ये मद्रास में है, मद्रास में है। और आपका फोर्ट विलियम कोलकाता में है। तो इसलिए आपका दोनों ही सही नहीं है और इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम अस्थायी केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पे लगाया है? बात ये कह रहा है और सभी को पता है कि वो कौन सा जगह है। मछलीपट्टनम, मद्रास, सूरत और पणजी। निश्चित तौर पे बच्चा लोग ये सारी चीज़ें तो लर्न है आप लोगों को कि सूरत में ही इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी और यहाँ से गतिविधियाँ शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है। पहला, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पत्तनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। दूसरा, अंग्रेजों ने मद्रास पत्तनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था। तीसरा है, डच प्रतिनिधियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। और चौथा है कि कोई बात सही मतलब नहीं है। अब आपको बताना है बच्चा लोग, इसमें से ऐसा क्या है जो कि सही नहीं है। और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सही उत्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। अगर नया है तो कोई बात नहीं, इसमें आपका तीसरा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने मद्रास की किलेबंदी की, लेकिन डचों की वजह से नहीं बल्कि फ्रांसीसियों की वजह से। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तो यही थे वहाँ पे, फ्रांसीसी। तो ये फ्रांसीसी होंगे। बाकी बातें सही हैं। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पत्तनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की और मद्रास पत्तनम में बसने का अधिकार इन्होंने स्थानीय जो तेलुगु सामंत हैं उन्हीं से खरीदा था, किसी राजा से नहीं बल्कि स्थानीय तेलुगु सामंत से, चूँकि सामंत भी स्वतंत्र शासक की तरह ही रहते थे। ब्रिटिशकालीन मुंबई शहर के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। पहला है, यह 7 टापुओं को मिलाकर बना था। दूसरा, यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। चौथा कि सभी बातें सही हैं और पांचवा की कोई सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो कि आपका यहाँ पे पूछ रहा सही है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपके लिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए क्या हो, समस्या क्रिएट कर सकता है। कौन सा जो सही नहीं है होना चाहिए, यहाँ पे सही नहीं है, सही नहीं है बच्चा लोग, आपको ये बताना है कि सही नहीं है। और अगर आपका सही नहीं है पूछ रहा तो आपको ये तो पता है कि 7 टापुओं पे बना आपका मुंबई, नो डाउट। और ये औपनिवेशिक भारत का वाणिज्यिक राजधानी भी बिल्कुल सही है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम निर्यात करती है, ये बात सही नहीं है। ये आपका तीसरा सही नहीं है बच्चा लोग, इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? या अंग्रेजों का जो है उनके लिए एक सरताज है। बताएंगे, सूरत, मुंबई, मद्रास, बंगाल, कौन हो सकता है जो अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा जिसको? वो शहर कौन सा है? थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं और हो सकता ना भी हो, देखते हैं क्या होता है, बताएंगे। तो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, सभी का उत्तर आए तो फिर मैं इस पर आपका जवाब दे दूं। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मुंबई को ही अंग्रेजों ने क्या कहा है, भारत का सरताज कहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। क्या ये बात सही है? दूसरा, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। तीसरा, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। और चौथा है कि कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं जो सही ना हो। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। बेहद शानदार प्रश्न, और आप सभी को ये सारी चीज़ें याद हो जाएं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका तीसरा सही नहीं है।
क्यों सही नहीं है? क्योंकि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार था ही नहीं। ये मुगलों के क्षेत्र से स्वतंत्र थे। आपने देखा था औरंगजेब गोलकुंडा बीजापुर तक जाते जाते सिमट गए और बाद में वो भी स्वतंत्र हो गए, मराठाओं के अधीन आ गया। तो मुगलों का कहाँ पे यहाँ अधिकार रहेगा? निश्चित तौर पे धीरे धीरे मुगल साम्राज्य सिमट करके उत्तरी क्षेत्र में ही रह गया था। इसलिए आपका तीसरा सही नहीं बचा लोग, पहला बिल्कुल ही सही है। गोवा पर अल्बुकर्क ने ही अधिकार किया था। और इसने किससे छीना था गोवा को, बता दीजिए अगर याद है तो। और ये भी सही है, हारमू से लेके मलाया मलक्का इन सब पर अधिकार हो गया था इनका, और वो भी अल्बुकर्क के टाइम में हुआ था। इन्होंने ही सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया पुर्तगालियों का, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आपका पहला दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करवाने में सफल हो गया? बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। मुझे पता है कि आप लोग इसको गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। हॉकिंस कहाँ, ये तो जो है सक्सेस ही नहीं हो पाए थे अपने काम में। रो जो है ये सक्सेस हुए, कूटनीति रूप से काम किया इन्होंने, नूरजहां को प्रसन्न किया, खुर्रम को प्रसन्न किया, उनके नूरजहां के माता पिता को प्रसन्न किया और फिर जहांगीर के ऊपर दबाव डलवाया। और धीरे धीरे आपने देखा भी कि पुर्तगालियों को हराने की वजह से वैसे भी ये जहांगीर के नज़रों में उठ गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है, अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोची में स्थापित की। और तीसरा, दोनों सही है। और चौथा, कोई सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है? बहुत ही शानदार और आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है अंग्रेजों को मुंबई दहेज में फ्रांसीसियों नहीं मिला, बल्कि किससे मिला है? पुर्तगालियों से मिला है। अगर याद है तो बताइएगा, कौन सी पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका विवाह हुआ था जो है अंग्रेज राजकुमार से, जिनको मुंबई दहेज में दिया पुर्तगालियों ने? दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोची में लगाई नहीं, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। इसलिए दोनों बातें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनके फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? क्या रीज़न है जो औरंगजेब ने उनको वहां से बंगाल के क्षेत्रों से भगा दिया? पहला है, अंग्रेजों का बंगाल में नवाबों के साथ संघर्ष। दूसरा है, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल दरबारी संयंत्रों में शामिल होना। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। और चौथा, अंग्रेजों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। क्या रीज़न है बच्चा लोग? आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया है। 2-3 दिन की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था। निश्चित तौर पे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने मुगलों को हल्के में लिया, हुगली के क्षेत्र में लूटपाट की तहस नहस कर दिया वहाँ के क्षेत्रों को। और इस बात से नाराज हुए औरंगजेब और इन सबको मार के भगाया बंगाल से। और इन सबको क्या करना पड़ा, भाग करके गए कहाँ पे, इन्होंने शरण लिया फुल्टा द्वीप। इसी को फीवर द्वीप भी कहा जाता था, फीवर द्वीप। और इसी को शापित द्वीप भी कहा जाता, क्योंकि इस पे इतने मच्छर थे कि जो जाता था उसको काट के वो लोग क्या करते, बीमारी पकड़ा देते और सब लोगों की मृत्यु हो जाती। तो वहाँ पे जाके इन्होंने शरण लिया। बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके औरंगजेब को प्रसन्न कर लिया, हर्जाना दिया और फिर व्यापार करने की इजाज़त ले ली। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 16वीं से 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, अंग्रेजों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। और तीसरा है, दोनों सही है। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो कि सही है। तो आपका दूसरा तो बिल्कुल सही है, मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज है और इसके इर्द गिर्द ये लोग फैक्ट्री बनाएंगे, निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला सही नहीं, क्योंकि 1600 ये आपका 31 होगा यहाँ पे, 1631 33, 31 से 33 की घटना है, 51 की नहीं है। इसलिए पहला सही नहीं है, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। दूसरा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। तीसरा, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। और आपको बताना है
कि बॉन्डीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्र के रूप में काम कर सकते थे तथा ना वे अपने कारखाने की किलाबंदी कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। कौन सा है जो सही नहीं है और आपको ये बताना है, गलत बताना है बच्चा लोग। याद रखिएगा कौन सा है जो कि गलत है। तो आप सभी को पता है कि ये सरकार से स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि ये क्या है, सरकारी है, सरकारी कंपनी है, तो स्वतंत्र कहाँ होगा, बल्कि इस पर क्या होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, जो कि सरकारी कंपनी है। इसलिए आपका दूसरा सही नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी नहीं है बल्कि सरकारी कंपनी है, सरकार का पूरा नियंत्रण है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नहीं, देखिए, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता किस युद्ध से माना जाता है कि आरंभ हो गया था। पहला है बक्सर का युद्ध, दूसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा है प्लासी का युद्ध और चौथा है अंबूर का युद्ध। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही आसान है, सभी को पता है कि कौन से युद्ध से सत्ता आरंभ हो गया अंग्रेजों का भारत में। प्लासी के युद्ध से आरंभ हुआ और बक्सर के युद्ध से स्थापित हो गया, निर्णायक हो गया बक्सर, लेकिन शुरुआत प्लासी से। नेक्स्ट देखिए, 1717 में मुगल साम्राज्य द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान के बारे में कौन सा बात है जो कि सही नहीं है। पहला है कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। दूसरा है भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। तीसरा है कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया और चौथा है कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। निश्चित तौर पे 1717 के फरमान से उन्हें कौन सा अधिकार नहीं मिला था, तो तीसरा नहीं मिला। ये वसूलने का अधिकार नहीं है बल्कि शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन अगर निजी व्यापार कर रहे कर्मचारी तो उनको भारतीय व्यापारियों के समान ही टैक्स देना पड़ता था, सिर्फ कंपनी को छूट थी। कंपनी का जितना भी आयात निर्यात होता उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका तीसरा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि कंपनियों को व्यापार करने की छूट थी, वसूलने का नहीं। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा के अंत का निर्णायक कारण क्या रहा। कौन सा रीजन रहा जिससे उनकी महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई भारत में। पहला, ब्राजील की खोज के बाद उनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होना। दूसरा, व्यापार में भारी घाटा। तीसरा, बॉन्डीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय और चौथा, डुप्ले की विस्तारवादी योजनाओं द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप। तो आप सभी को पता है फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा का अंत हुआ और ये बात कहाँ से शुरू हुई है, बॉन्डीवास के युद्ध से। इसी में इनका जो है निर्णायक हार हुआ और ये क्या हुए, भारत से धीरे धीरे पलायन कर गए और मात्र यहाँ पे व्यापारी के रूप में रहे। व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों द्वारा किया गया। दूसरा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। तीसरा है डचों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है यूरोपीय कंपनी के बारे में। निश्चित तौर पर आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इंडिविजुअल भी और कोर्ट में भी, तो इसमें कोई सही नहीं है। यानी कि भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने लगाई है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। डचों ने संयुक्त पूंजी से अपनी कंपनी स्थापित की थी और शक्तियों का स्थापक कौन है, अल्मीडा नहीं है, अल्बुकर्क है। आज ही बात हुई है, अल्बुकर्क है। और आपका ये जो है डच कह रहा ना, ये डच नहीं है बल्कि यहाँ पे कौन है, पुर्तगाली है। पुर्तगालियों में कौन है, अल्मीडा है, पुर्तगालियों में अल्बुकर्क है, जिन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग ये सारी बातें आपके जो हैं वो सही नहीं हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको इन घटनाओं पर विचार करना है और आपको बताना है कि कूट की सहायता से इनका क्रम बताना है बच्चा लोग। देख लीजिए, पहला है कंपनी के मुख्यालय का सूरत से मुंबई स्थानांतरण। कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई स्थानांतरित कब हुआ है, अगर पता है तो बता सकते हैं। दूसरा, कंपनी द्वारा बालासोर में कारखाने की स्थापना, ये तो आपको पता ही चल चुका है। तीसरा, मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना। अब आपको इसका देखिए कूट दिया हुआ है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। आप कूट भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, मुंबई को मुख्यालय स्थानांतरित कब कर रहे हैं, 1687 ईस्वी में। बालासोर में कारखाना पहले ही बताया आपको, 1631 और 33 की घटना है। मुगल सम्राट यानी कि औरंगजेब का टाइम पीरियड है ये, इन्होंने क्या किया है, 1680 में इनके ऊपर जजिया कर लगा दिया है। याद रखिएगा, जजिया कर भी लगा दिया है किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। किसने, औरंगजेब ने 1680 में ही, और 1631, 33 और आपका ये। तो इस तरह से आप देखेंगे पहले नंबर पे आपका दूसरा हो जाएगा।
दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया, और पहला जो है ये तीसरे नंबर पे आएगा। 2 3 1 किस में बच्चा लोग, सी में है। देखिए सी में है ना, 2 3 1, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, वर्ष 1690 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल व्यापार में कपड़ों के हिस्से में गिरावट आई एवं मसालों का हिस्सा बढ़ता गया। दूसरा, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों द्वारा सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। साथ ही इसके भारीपन की प्रकृति के कारण इसका उपयोग जहाज़ों को संतुलित करने में भी किया जा सकता था। और तीसरा है, 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग में बढ़ोतरी देखी गई। और चौथा है कि ऐसा कोई नहीं जो सही ना हो, यानी कि सभी सही है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। अगर बारीकी से पढ़ा है तो चीज़ों को समझेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो गलतियाँ तो होनी ही हैं, और अगर गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे से मत करिएगा। आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि 1699 ईस्वी तक कुल व्यापार में कपड़े का जो हिस्सा है ना, इसमें गिरावट नहीं आई बल्कि बढ़ोतरी हो गई। लगभग टोटल व्यापार का 83% ये लोग कपड़े का निर्यात करते थे, चाहे वो कॉटन हो, ऊनी हो, रेशमी हो, या कोई भी कपड़ा। उन सभी कपड़ों में 83% तक इनका निर्यात कपड़े का बढ़ गया था। और इसी बात से नाराज होकर के जब वहाँ के व्यापारियों ने शिकायत किया गवर्नमेंट से, तो 1700 में इस पर कुछ बैन लगाया गया। फिर 1721 में बैन लगाया गया। फिर 1735 में बुरी तरह से बैन लगा दिया गया भारतीय कपड़ों पर। इस तरह से वहाँ के व्यापारी जैसे जैसे दबाव डालते गए, वैसे वैसे अधिनियम बना करके हमारे यहाँ के कपड़ों के निर्यात पर रोक लगाया गया। बच्चा लोग आपका पहला सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में डच उपनिवेशीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। डचों के बारे में क्या बात है जो सही है। पहला है, 1605 में मछलीपट्टनम में पहला जो है लक्षित कारखाना स्थापित किया इन्होंने। दूसरा, 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों उनकी निर्णायक हार हुई, और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तीसरा, बिगड़ती आर्थिक स्थिति, अत्यधिक केंद्रीकरण, मसाला व्यापार को प्राथमिकता और अंग्रेजों की तुलना में कमजोर नौसेना डचों के पतन का कारण रहा। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। देख लीजिए बच्चा लोग एक बार और सारी चीज़ें, और फटाफट कमेंट कर दीजिए कि डचों के बारे में कौन सा है जो कि सही है। याद रखेंगे सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी बातें करेक्ट हैं बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है, डच खोजकर्ता भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किए थे। दूसरा, भारत में समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रत्याशियों ने, अच्छा यहाँ पे होगा, पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। बताएंगे कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। यहाँ पे होगा पुर्तगालियों ने क्या किया है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया है। ये सब तो आप लोगों को बिल्कुल याद है, निश्चित तौर पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि डचों ने थोड़ी रास्ता ढूंढा है, बल्कि किसने ढूंढा, इन्हीं पुर्तगालियों ने ढूंढा है, और इन्हीं का ही समुद्री मार्ग पर एकाधिकार हो गया, जो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की शांत नीति के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। दूसरा, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ते दर पर बेचते थे। पहला है, दोनों बातें सही हैं और स्पष्टीकरण भी। दूसरा है, दोनों बातें सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। तीसरा है, कथन सही है कारण गलत है। और चौथा है, कथन गलत है कारण सही है। निश्चित तौर पर बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों और डचों को हटा करके अपना रास्ता साफ कर चुकी थी, लेकिन ये लोग अपना उच्च कोटि का माल सस्ते दर पे क्यों बेचेंगे, पागल थोड़ी हैं, इनको तो मुनाफा कमाना है, ये क्यों बेचेंगे भला सस्ते दर पे। तो आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है। पहला है, महारानी एलिजाबेथ कंपनी की शेयर धारक अंश धारक थी, यानी कि जो शेयर धारक, जो शेयरों से बना था कंपनी, उसमें महारानी का भी शेयर था। दूसरा, 1698 में इसने सुतिनाती, कोलाकाता और गोविंदपुर को मिला की जिम्मेदारी प्राप्त की थी। और तीसरा है, 1717 में फारूक शेर के फरमान ने कंपनी को गुजरात और दक्कन के क्षेत्र में भी सीमा शुल्क व्यापार की छूट प्रदान की थी। चौथा है, सभी बातें सही हैं। और पांचवा है कि कोई सही नहीं है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निश्चित तौर पे आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो सही है। सभी बातें सही हैं बच्चा लोग। महारानी एलिजाबेथ भी शेयर धारक थी और 98 में इनको कलकत्ता, सुल्तानाती, गोविंदपुर की जिम्मेदारी मिल गई थी, जिसको मिला के कोलकाता बनाया इन्होंने, फोर्ट विलियम बनाया, किला बनाया।
और तीसरा तो बिल्कुल ही सही है, फारूक सियर ने क्या किया है, फरमान दे करके इनको गुजरात, दक्कन और बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे दी थी। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से क्या है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित किए थे। यानी कि इसमें से पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर स्थापित कर रही है अपना कारखाना 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में। तो निश्चित ही आपको पता होना चाहिए, भरूच है, चिकाकाल है या त्रिचनापल्ली है, सभी है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, भरूच है। यहाँ तो कभी नहीं स्थापित किया है, सिर्फ और सिर्फ आपका पहला सही है, भरूच। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा, 1665 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है, निश्चित तौर पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शाह आलम द्वितीय के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला, ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। दूसरा, ब्रिटिश से लड़ने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला से मिल गया। तीसरा है, ब्रिटिश ने उसे हरा दिया। और चौथा है, वह इलाहाबाद में ब्रिटिश का पेंशन भोगी बन गया। निश्चित तौर पर सभी को पता है कि पहला सही नहीं है, क्योंकि ये मीर जाफर से नहीं बल्कि मीर कासिम से मिला था, इसलिए आपका पहला सही नहीं है और बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या औरंग राजकोष का प्रभारी था? क्या बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट? क्या मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता था? और चौथा है कि कोई नहीं। कौन सा है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है बच्चा लोग, याद रखेंगे। पहला सही नहीं है, क्योंकि जो औरंग था एक तरह का क्या है, फैक्ट्री है। कैसी फैक्ट्री? जहाँ पे अंग्रेज अपने सामान को स्टोर करते थे, सामान को क्या करते थे, स्टोर करते थे, इकट्ठा करते थे, वहीं से वो निर्यात करते थे या अपने देश को भेजते थे। इसलिए क्या कोई प्रभारी नहीं है बल्कि एक फैक्ट्री है। बेमियान, बेमियान का मतलब होता है बनिया। बनिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं ना, सामान कहीं खरीदते कहीं से बेचते हैं। तो भारत के जो बनिया लोग थे वो अंग्रेजों के साथ अपना सेटिंग कर लिए थे, वो अंग्रेजों को सस्ते दाम पे सामान उपलब्ध करवा देते थे और जो है स्थानीय लोगों से भी मुनाफा कमाते थे, अंग्रेजों के से भी मुनाफा कमाते थे, दोनों से मुनाफा कमाते थे। आज भी जो बनिया लोग होते हैं वो किसानों से कम कीमत पे खरीद करके लेते हैं और फिर महंगी कीमत पे बेचते हैं, तो उनको मुनाफा होता है। ये काम ये लोग अंग्रेजों के लिए करते थे, जिनको कहा जाता था बनियान या बेनियान। और तीसरा, मिरासीदार, ये राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। मिरासीदार जो है ये एक तरह के जो भू राजस्व देने वाले लोग थे, उनका एक समूह था जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी, और ऐसे लोग जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और भू राजस्व वो अदा करते थे, ऐसे लोगों के समूह को ही कहा जाता था मिरासीदार। याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका पहला सही नहीं है, बाकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पहला है, कंपनी के द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। दूसरा है, कोलकाता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना। तीसरा है, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। और चौथा है कि उपयुक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा प्रमुख कारण है जो कि प्लासी के युद्ध का जिम्मेदार बना था। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है ये, कि आपका ना उस समय सबसे बेहतरीन जो कारण था वो था कंपनी द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। इसी के लिए रोक रहे थे सिराजुद्दौला की किलेबंदी मत कीजिए, आप लोग व्यापारी हैं, आपको किलेबंदी करने की क्या ज़रूरत है, आप सामान खरीदिए बेचिए और जाइए यहाँ से। किलेबंदी करने की क्या ज़रूरत है जिसमें आप हथियार रखें, सेना रखें, किला बनाएं, इस सब की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात को लेकर के प्लासी का युद्ध छिड़ गया था, क्योंकि अंग्रेज इस बात को मान नहीं रहे थे। तो आपका पहला ही सही है, क्योंकि ये लगान लगाने का अधिकार इनका थोड़ी ही था, इसलिए आपका केवल और केवल पहला सही है, याद रखिएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया। दूसरा, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्य को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। और तीसरा दोनों सही है और चौथा कोई नहीं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इन सब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आप लोग अगर लर्न कर लेते हैं ना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का।
तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई कोई बात सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि रणजीत सिंह ने पूर्णतः सिख राज्य नहीं तब्दील किया था, सभी धर्मों को प्रश्रय देते थे, मानवतावादी राजा थे ये, मतलब इनके अंदर काफ़ी दया थी, उदारता थी, इसलिए इनके राज्य में सभी धर्म के लोग हैं, इनकी सेना में सभी धर्म के लोग हैं, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा भी गलत है, अंग्रेजों ने जब सतलज नदी के पूर्व सिख राज्य को अपने संरक्षण में मतलब लिया रणजीत सिंह ने, तो इन्होंने क्या कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत कर देते हैं या विरोध प्रकट करते हैं, नहीं, ये शांत रहते हैं, क्योंकि तय हुआ था कि सतलज नदी के पूर्व अंग्रेज रहेंगे और सतलज नदी के पश्चिम में रणजीत सिंह रहेंगे, और रणजीत सिंह उनके सीमा में नहीं जाएंगे, वो इनकी सीमा में नहीं आएंगे, और रणजीत सिंह को लग रहा था कि ये ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर इनसे उलझेंगे तो ये हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने। उस समय अगर उन्होंने अंग्रेजों को कंट्रोल किया होता तो उनके उत्तराधिकारियों को समस्या नहीं होती, लेकिन वो समस्या जो उन्होंने छोड़ दिया वो उनके उत्तराधिकारियों को झेलना पड़ा। तो आप देखिए, आपका पहला सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, ये शांत रहे, इन्होंने विरोध प्रकट नहीं किया, और ये बहुत बड़ी गलती थी इनकी, इसके लिए आलोचना भी करते हैं कुछ राइटर और कुछ कहते हैं कि अच्छा किया था। नेक्स्ट देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही है, यह आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे बच्चा लोग प्रयास अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट तो आपको बताना है बच्चा लोग क्या है जो सही है। पहला है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई। तीसरा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा से वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, बारीकी से चीज़ों को ध्यान देना है। और आप लोगों के लिए हमारी टीम ने बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं और उन्होंने आज आप लोगों को ऑप्शन भी उलझाने वाले दिए हैं, तो हमारी टीम को धन्यवाद दीजिएगा, उन्होंने मेरी मदद की है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने कलेक्ट किया है। संख्या बहुत है क्वेश्चन का, और जब मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत समय लगता है, तो लगता है कि टीम कितना टाइम देती है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखिएगा, आपका जो है वो सही है, केवल और केवल तीसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ है, 1782 ईस्वी में हुआ। उसके 20 साल बाद द्वितीय हुआ 1803-4 में। तो यहाँ पे सालबाई देवगांव का नहीं बल्कि सालबाई की संधि हुई थी। पहली बार कौन सी संधि हो रही है, सालबाई, यानी कि ये हो रहा है। दूसरी बार जब युद्ध हुआ है 1803 या 4 की घटना है, और इस समय जो हुआ वो देवगांव की संधि थी। और तीसरे में मराठा हार गए और इनके ऊपर अंग्रेजों ने जो जो शर्तें रखी इनको मानना पड़ा, और यहाँ पे मराठों का वंशानुगत अधिकार भी समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। इस तरह से बच्चा लोग आपका तीसरा सही है, लेकिन बाकी पहला दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पलट दिया गया है और ऐसे एग्जाम में किया जाता है। अगर आप बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी चीज़ों में गलतियाँ होना लाजमी है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1816-17 की घटना थी। हालांकि ये 19 तक चली थी, 1816 से 19 तक, और इसमें पूरी तरह से मराठों को बारी बारी से कुचल डाला अंग्रेजों ने और पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे नई चीज़ों को और बेहतरीन करेंगे अपनी जानकारी को। तो बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू।